ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की धमकी दी है। क्या है ट्रंप के पनामा नहर को लेकर दिए गए बयान के मायने, आइए जानते हैं। दो बड़े महासागरों को जोड़कर दूरियों को समेट देने वाली पनामा नहर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार पानी की किल्लत नहीं, बल्कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जैसे नहर के पानी में उबाल आ गया है। ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर के मध्य अमेरिकी मार्ग का उपयोग करने पर अमेरिकी जहाजों से काफी ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका को कहीं दोबारा पनामा नहर पर नियंत्रण न करना पड़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो नहर को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। उन्होंने नहर पर चीनी प्रभाव का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी ध्वज की एक छवि पोस्ट की और कहा कि अमेरिकी नहर में आपका स्वागत है। ट्रंप के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए पनामा के राष्ट्रपति मोलिनो ने कहा कि ये शुल्क मनमाने ढंग से नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा इसे तय किया गया है। उन्होंने कहा कि पनामा की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं होगा। 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है और वैश्विक व्यापार में इसे क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर भी देखा जाता है। फ्रांस ने 1881 में इस परियोजना पर काम शुरू किया, लेकिन आर्थिक नुकसान, बीमारी और दुर्घटनाओं में लोगों के मरने की वजह से इसे बीच में अधूरा छोड़ दिया गया था। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने इस परियोजना में दिलचस्पी लेनी शुरू की और काम शुरू हो गया। पनामा नहर में आवागमन शुरू हुआ। 1977 तक इस पर अमेरिका का नियंत्रण था। इसके बाद पनामा और अमेरिका का संयुक्त नियंत्रण हुआ, लेकिन 1999 में इस पर पूरा नियंत्रण पनामा का हो गया। हर साल पनामा नहर से करीब 14,000 पोतों की आवाजाही होती है। इनमें कार ले जाने वाले कंटेनर शिप के अलावा तेल, गैस और अन्य उत्पाद ले जाने वाले पोत भी शामिल हैं। हालांकि कुल वैश्विक व्यापार का महज 5% कारोबार ही यहाँ से होता है। तो साफ तौर पर ट्रंप ने जो धमकी दी है उसके क्या मायने हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ओआरएफ के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसके मायने किस तरह से निकाले जाएं, और पनामा को लेकर, क्योंकि पनामा ने भी अपनी बातें वहां पर रखी हैं, तो ऐसे में अब की बार वैश्विक स्तर पर इसका कितना बड़ा प्रभाव हम आने वाले समय में देखेंगे? देखिए, जब ट्रम्प साहब कुछ बात कहते हैं तो वो मायने रखती है दो प्रकार से। एक तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, और दूसरा ये कि वो कई बार इस तरह की बातें टेस्ट के लिए भी करते हैं, टेस्टिंग एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस, उनको डील्स करने में मजा आता है, वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं। तो वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर फिर धीरे धीरे एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है कि जो फीस बहुत ज़्यादा है और अमेरिका को और अमेरिकन जो टैंकर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उसके लिए पनामा को सोचना चाहिए। एक तरह से एक सैल्वो उन्होंने फेंका है। अब पनामा ने अभी तो ये कहा है कि भाई ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें, और ये हमारा सॉवरेन राइट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ट्रम्प साहब की तरफ से कोशिश है कि कहीं पर जो टैरिफ्स, जो फी स्ट्रक्चर है पनामा कैनाल का, वो फेवरेबल हो अमेरिका के लिए, अमेरिकन टैंकर्स के लिए। और मुझे लगता है उनकी कोशिश किस हद तक कामयाब होगी ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपना इंटेंट जो है वो बता दिया है कि वो इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि अमेरिका को उनकी समझ से जो एक फेयर डील है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अटलांटिक और प्रशांत को जिस तरह से ये नहर जोड़ती है, तो वहां पर कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये देखिए, नहर बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरवे है, और इसने जिस तरह से अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ने का काम किया, और जो इसका इतिहास है, किस तरह से अमेरिका ने इसको बनाया, और उसके बाद अमेरिका ने इसको किस तरह से पनामा के साथ शेयर किया, और उसके बाद 1999 में जब ये पनामा ने पूरी तरह इसको ग्रहण किया, इसको अपनी तरह से ऑपरेट करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कहीं पर जो एक खलबली जो मची है वो इस बात को लेकर भी मची है कि क्या ये एक तरीके से नए
फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत तो नहीं है कि अगर ट्रम्प आएंगे तो वो और उन्होंने टैरिफ्स की तो बात करी है कि मैं टैरिफ्स बढ़ाऊंगा, चीन के ऊपर लगाऊंगा, उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को थ्रेटन किया है। अब वो इस वाटरवेज के बारे, अब पैनामा कैनाल पर आए हैं, तो कहीं पर मुझे लगता है जो शंका बढ़ेगी कि क्या इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर फर्क पड़ेगा, क्या इससे जो इंश्योरर्स हैं, जो 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 वहाँ का प्राइस मैकेनिज्म्स हैं उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका को अगर फेयर डील, उनकी तरफ से जो फेयर डील है वो चाहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि बाकियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या बाकी जो देश हैं वो ज्यादा उसमें फिर पैसा उनको उसका फीस स्ट्रक्चर बदलेगा? तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल ये खड़े कर रहा है जिसके जवाब अभी लोगों के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ स्पेकुलेशन किया जा सकता है। और देखिए, अगर इसको एक ट्रम्प के बयान को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो 5% अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें जो इजाफा देखने को मिलता है वो है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 5% के हिसाब से भी बहुत बड़े हो जाते हैं वैश्विक स्तर पर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए ट्रम्प इस बात को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज हमारे उसमें आ सकती है या हम ला सकते हैं तो इससे और ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी, उनको जरूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक ऐसी डील पर सेटलमेंट हो पाएगा जहां पर जो ट्रेडिंग है वो और ज्यादा एक्सपेडाइट हो पाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैनामा जो इसको ऑपरेट करता है वो उसके पास अगर हम फी का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे या कम कर देंगे या कुछ देशों के लिए, अमेरिका जैसे देशों के लिए कुछ रियायत कर देंगे, तो उसका इम्पैक्ट पैनामा की एबिलिटी जो है वो इसको ऑपरेट करने में उस पर क्या होगा और दूसरे देशों के ऊपर क्या होगा। तो मुझे लगता है आप सिर्फ अमेरिका को ध्यान में रखकर इसका फी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, आपको सारे देशों को ध्यान में रखकर इसका फी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये अगर उसका पूरा फी स्ट्रक्चर ही बदलता है जिसमें कि हर देश को थोड़ा फायदा होता है, तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक बेहतर आउटकम होगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़े ये जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज मैं जरूरी कह दूं कि वहां पर जो कुछ बातें हुई हैं वो चीन को लेकर भी हुई हैं, और चीन का जो रोल है वो मुझे लगता है कहीं पर ट्रम्प इसको फिर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि चीन का पैनामा में रोल जिस तरह से बढ़ रहा है और चीन जिस तरह से पैनामा कैनाल का इस्तेमाल करके कहीं पर एक अपनी पकड़ उस एरिया में बना रहा है जो अमेरिका का बैकयार्ड है। तो मुझे लगता है वो भी ट्रम्प साहब के माइंड में एक रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह से शायद ये जो धमकी भरी बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही हो सकता है कि जो चीन के लिए जो बातें हैं जो अभी आपने कही, क्या ये सबसे बड़ी अहम वजह हो सकती है? और दूसरा तो फी स्ट्रक्चर को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी देश हैं उनके लिए भी क्या, तो आसपास के देशों पर कितना बड़ा असर? नहीं, चीन तो देखिए, चीन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण इसका फैक्टर है। और चीन जिस तरह से चीन ने वहां पर पकड़ बनाई है और चीन जिस तरह से पैनामा के साथ उसको ऑपरेट करने की पैनामा कैनाल को कोशिश कर रहा है, उसके लिए अमेरिका के लिए उसके इकोनॉमिक ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। जैसा हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि चीन की जो पकड़ है वो लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में बढ़ रही है और अमेरिका इससे परेशान है। और मुझे लगता है ये ट्रम्प बिल्कुल एक मैसेज दे रहे हैं पैनामा को कि अगर पैनामा ने अपना एटीट्यूड अब नहीं बदला तो इसके नुकसान पैनामा को होगा। और मुझे लगता है ये तो एक तरह से पैनामा को सोचना ही पड़ेगा कि वो किस तरह से, और जिसका हमने देखा कि जब उनका पैनामा की तरफ से जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि पैनामा कैनाल को वो ऑपरेट करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और किसी और देश का वहां कोई रोल नहीं है। लेकिन चीन का जो रोल बढ़ रहा है उसको पैनामा को जरूर से रीवैल्यूएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और ये बात मुझे लगता है बिल्कुल जैसा कि हम देख भी रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले बाइडन थे और उसके बाद अब ट्रम्प की जैसे सरकार है, तो ऐसे में आने वाले समय में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां और रणनीतियों में काफी चेंजेस देखने को मिला है, सिर्फ एक पैरामीटर पे नहीं तमाम पैरामीटर्स पर। तो ये भी अपने आप में बड़ी वजह है जिसको अब पनामा इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और मुझे देखिए हर तरीके से बदलाव आ रहा है। ट्रम्प साहब ने जिस तरह से अलग अलग जो मसले हैं दुनिया के, उसमें एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और हमास का युद्ध हो, चाहे वो चीन के साथ समस्या हो, चाहे वो टैरिफ्स हो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और अब वो पैनामा कैनाल की जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने आज मेरे ख्याल से ग्रीनलैंड की भी बात करी है कुछ। तो वो हर जगह पर नए जो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल पॉलिसीज को डाल रहे हैं। अभी वो पूरी तरह से वो सत्ता में नहीं आए हैं, अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, अभी उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये एक नई बिसात बिछानी शुरू करी है,
तो सारे देश उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और पनामा को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ पनामा और अमेरिका के बीच की बात है, बल्कि पनामा और बाकी जो देश वहां पर ऑपरेट करते हैं, पूरी रीजनल इकोनॉमी की बात है। और चीन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। चीन को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है, क्योंकि चीन मुझे लगता है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पिवट होगा। और जिस तरह की भी अगर आप बात देखें, चाहे वो टैरिफ्स की हो, चाहे वो यूक्रेन की हो, या चाहे वो पनामा की हो, वो चीन को केंद्र में रखकर अपनी नीतियां बना रहे हैं। और पनामा को और बाकी जो देश है वहां पर जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से आगे ले जा पाते हैं। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल। ठीक कही कि जो बाइडेन से ट्रंप के बीच का जो बदलाव हो रहा है, कि जो चेंज हो रहा है, इसमें हमको बहुत बड़े कई ऐसे इश्यूज पर ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसका अंदेशा हमको अभी ट्रंप साहब के बयानों से लग रहा है। बिल्कुल। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या अमेरिका के लिए ये जो अभी बात ट्रंप ने कही है वो क्या प्रॉफिटेबल है या वो उनको लॉस में लेकर जाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर ये सिर्फ अमेरिका की बात करेंगे और दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे, तो इसमें समस्या ये आएगी कि वो जो कैनाल है, पनामा कैनाल की ऑपरेटिंग एबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो अमेरिका की फीस कम कर देते हैं और बाकी देशों की फी बढ़ा देते हैं, तो उससे जो ग्लोबल ट्रेड है वो दूसरे रूट ढूंढेगा। बिल्कुल। वो जो तो उसमें नुकसान होगा पनामा कैनाल का, और उससे पनामा कैनाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऑपरेटिंग एबिलिटी में नुकसान होगा। लेकिन अगर ट्रंप साहब ये कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने अपना ये नेगोशिएटेड एक फेंका है, एक दाव, उसको यूज करके वो पूरा स्ट्रक्चर बदल दें, जिसमें कि सारे देशों को फायदा हो, तो उससे मुझे लगता है वहां की इकोनॉमी में और ज्यादा बदलाव और ज्यादा तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वहां पर जो फी स्ट्रक्चर है वो और बाकी देशों के लिए भी इकोनॉमिकल हो जाएगा। ऐसे में अगर बड़े फैक्टर्स की बात करें, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने जो धमकी तो दी है, लेकिन तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स भी हैं जो यहाँ पर नीतिगत जो फैसले हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, भविष्य में इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो वहां से क्या क्या, कौन कौन से ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ इस विषय की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पर सेंट्रल और साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट रीजनल कंट्रीज पर पड़ेगा। और रीजनल, अगर पनामा कैनाल का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बदलता है और वहां पर ट्रेडिंग ज्यादा महंगी हो जाती है, वहां से काम करना ज्यादा महंगा हो जाता है, तो सारी रीजन पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है जो देश जो कि इस बात को काफी केयरफुली अब देख रहा होगा, और जब से ट्रंप आए हैं वो देख रहे हैं, चीन मुझे लगता है काफी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, उसके ट्रंप की पॉलिसीज में चीन को केंद्र में रखकर काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो चीन मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हर तरीके से ट्रंप चीन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें ये आई थी कि उन्होंने शायद शी जिनपिंग को इनवाइट किया था अपनी सेरेमनी में, जो शायद नहीं एक्सेप्ट हुआ। ये रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन मुझे लगता है ट्रंप एक तरह से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है अपनी, उसको एक स्ट्रेंथ बनाकर पेश कर रहे हैं कि मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेरा स्ट्रेंथ है, कि मैं कहां पर, किस तरह से, किस पर, कौन सा इशू के ऊपर प्रभावी होता हूं, हावी होता हूं, वो अभी लोग जो देश हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चीन और जो उनके जो पड़ोसी देश हैं खासकर, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कनाडा और मैक्सिको, जिन पर उन्होंने टैरिफ्स की बात करी, और दोनों ही देशों से बड़ी प्रतिक्रिया आई, और ट्रूडो ने तो वहां पर जाकर मुलाकात भी करी ट्रंप से। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पनामा की जब वो बात कर रहे हैं, तो पनामा कैनाल की जब वो बात करते हैं, तो रीजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रीजन बहुत प्रभावित है, अमेरिका बहुत प्रभावित है, और चीन बहुत प्रभावित हो रहा है ट्रंप की जिस तरह से रणनीति बना। ऐसे में डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो कहाँ कहाँ इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, डिप्लोमेटिकली जिस तरह से ट्रंप अभी ने चुनाव लड़ा, जो उनके मुद्दे थे वो इमिग्रेशन थे, क्राइम था, इकोनॉमी था, तो इन 3 मुद्दों पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तो इसका मतलब ये था कि ये 3 मुद्दे वो सबसे, और उन्होंने अभी जो स्पीच भी दी है उसमें भी उन्होंने इन 3 मुद्दों का जिक्र किया है कि मेरे पहले 100 दिन में आप इस पर काफी प्रभावी तरीके से काम आप देखेंगे। और मुझे लगता है ये 3 मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर फिर से एक तो रीजनल जो देश हैं वो बहुत प्रभावित होंगे। जो वो कनाडा और मेक्सिको को टारगेट करते हैं, तो इमिग्रेशन को लेकर टारगेट कर रहे हैं कि वहां से बहुत इमिग्रेशन आ रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, और वो इलीगल इमिग्रेशन
उनके लिए उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है और उसको वो क्राइम से भी रिलेट करते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी और चाइना का कनेक्शन है उसको देखते हुए वो बार-बार ये बात कह रहे हैं कि मुझे चाइना को टारगेट करना है और किसी तरीके से अगर यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो चीन पर पूरी तरह से केंद्रित अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। तो जब बड़े बदलावों की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव होगा कि किसी तरह से यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो और जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी का फोकस है वो पूरी तरह से चीन के ऊपर जाए। और ये जो दो बड़े जो केंद्र में उनके इश्यूज हैं इनको मुझे लगता है हम काफी प्रभावी ढंग से आगे देखेंगे। निश्चित तौर पर समय के साथ साथ ये तस्वीर और ज़्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते अब आपको छोड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बांग्लादेश की अबदस्त पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में भारत को भेजे गए पत्र के जवाब में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि हमें प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में आज बांग्लादेश उच्चायोग से एक पत्र मिला है। हालांकि इस मामले पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री